Hello friends, I am Nilesh Agase, Deputy Engineer, Water Resources Department, Government of Maharashtra. In this video, we will talk about career in mechanical engineering. Means what are the various options, career options for mechanical engineer are available nowadays. So, I will talk about the career options in mechanical engineering after B and BTech. So, about me, I have done my engineering from YCC Nagpur, then MTech from NIT Warangal. Last year, I got degree in MA Political Science from IGNOU, Delhi. Uh, I am focusing on this topic because I have some very good knowledge about the competitive exams regarding mechanical engineering. So I want to share my knowledge and experience with all you. So about my experience about a competitive examination in mechanical engineering. जो भी इंडिया में जो भी एग्जाम्स अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उसके में उसमें सबसे बड़ी एग्जाम होती है गेट, उसके बाद यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके बाद स्टेट के पीएसयू एग्जाम्स होते हैं। मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मैंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी के सभी एग्जाम दिए और सभी के सभी क्रैक किए। उसके बाद यूपीएससी बोर्ड में इंटरव्यू दिया था। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के दो मेंस दिए। गेट में 6 times आई हैव स्कोर्ड मोर देन 95%। मेरा अच्छा स्कोर था, उससे ही मैंने एनआईटी वाराणसी में पहले अटेम्प्ट में एडमिशन ली थी। तो ऑलमोस्ट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छा नॉलेज है। उसके बाद उसके पहले मैं आईसीसी में था, तो फाइनल ईयर में दो इंडस्ट्रीज में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। प्लेसमेंट की तैयारी कैसी करना उसके ऊपर भी मुझे थोड़ा अच्छा नॉलेज है। तो आई वॉन्ट टू शेयर माई ऑल दिस knowledge and experience with you. So we'll talk about the what is engineering. Engineering is an application of science for safeguarding life and property. You must be knowing that what is the purpose of engineering. Purpose of engineering एक ये कि human life को better and better बनाना in terms of by reducing the cost, by reducing the time and improving the quality. So what are the branches of engineering? You must be knowing civil, mechanical, electrical, computer, IT, electronics, chemical, and so on. So, in this video, we will talk about mechanical engineering only. So, what is mechanical engineering? Mechanical engineering is an application. Mechanical engineering in is an engineering branch that combines engineering physics and mathematics principle with material science to design, analyze, manufacture, and maintain the mechanical system. मैकेनिकल सिस्टम्स में क्या आते हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स आते हैं, प्लांट्स और प्लांट्स आते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज आती है। जो भी मशीनरीज है वो से अपन मैकेनिकल सिस्टम बोलेंगे। जो भी आपके आजू बाजू में मशीनरीज है सब कुछ मेंटेन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मैन्युफैक्चर बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स। सो व्हाई टू बिकम ए इंजीनियर? देखिए, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ, ask yourself three questions: why I am going to do it, what I am going to do it, and how I am going to do it. So you will get your answer. That answer will save your time and resources as well. देखिए, आप अगर कोई भी गोल रखते हो, कोई भी काम करने जाते हो, तो आपको ये तीनों चीज की क्लैरिटी रहेगी तो आप क्यों करने जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो आपका टाइम भी बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वैसा ही है, आपने व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने गए थे आप लोगों में आप में से बहुत लोगों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो भी गई होगी। तो आपका तो व्हाट खत्म हो गया। अभी सेकंड है व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों करने जा रहे हो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऑब्वियस क्वेश्चन है, तो आपका आंसर भी ऑब्वियस ही रहेगा, मनी। उसके बाद कंफर्ट, जो भी ह्यूमन की जो भी बेसिक नीड्स है, फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग्स है, वो तो फुलफिल करना ही है। उसके बाद आपको कंफर्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, घूम। तो ये चीजें आपको चाहिए। उसके बाद सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना, मेंटल एंड फिजिकल आपको बैलेंस चाहिए, फैमिली लाइफ बैलेंस चाहिए। तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में।
उसके बाद कुछ गोल्स होते हैं कि आई हैव टू अचीव समथिंग इन लाइफ, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम सर थे, उनको एक मिसाइल मैन बोला जाता है क्योंकि उनका सपना था मिसाइल बनाना, इंडिया को डिफेंस में इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना। तो ऐसा आपका भी गोल हो सकता है, इसके लिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कीजिए। उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिग्री। देखिए सबसे पहले बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है बी अलग है बीटेक अलग, ऐसा कुछ नहीं है, बी भी वही है बीटेक भी वही है, सिर्फ यूनिवर्सिटी अलग अलग नाम से डिग्री अवार्ड करते हैं। कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हो गए, आईआईटी एनआईटी, जो बीटेक की डिग्री देते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बी करके डिग्री देते हैं। तो उसका कुछ नहीं, एमटेक का भी वही सही है, एमयू और एमटेक सेम है। हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ डिग्री, आप बीटेक बी करते हो तो आपको लगता है 40 सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी आती है। लेकिन आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हो आपका एजुकेशन में, एमटेक करते हो तो एमटेक में क्या स्पेशलाइजेशन रहता है, उसमें आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको लगने लगता है कि मैंने तो बहुत कम पढ़ा था इंजीनियरिंग में, आई नो समथिंग ओनली। लेकिन उसके बाद भी आप पीएचडी करने जाते हो तो पीएचडी में क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक रहता है, उसके ऊपर बहुत डेप्थ में रिसर्च करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आपको पता चलता है कि ओ आई वॉज नोइंग नथिंग, आई नीड टू लर्न समथिंग। तो ऐसे आपका पढ़ाई चलती रहती है। तो आप पढ़ाई मत छोड़िए, आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये तो यहाँ उसका कोई रिलेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन इन एम ई एम टेक ये बाद में भी देखेंगे कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन है एम ई और एम टेक में फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये देख लीजिए एक बार, बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, आज के वीडियो का यही मेन फोकस है अपना कि करियर ऑप्शंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैंने यहाँ पे ब्रॉड कुछ एरियाज डिफाइन किए, कैटेगराइज किए, तो उसके ऊपर अपन वन बाय वन फोकस करेंगे। तो सबसे पहला कोर सेक्टर। कोर सेक्टर मीन्स रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क। तो कोर सेक्टर, उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब्स। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद रिसर्च, उसके बाद मैनेजमेंट। ये सभी के ऊपर वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे, यही आपका करियर रहेगा। यही मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर इसी फील्ड में काम करते हैं। तो उसके ऊपर और कैसे एंट्री करना है आपको इस फील्ड में, कौन सी फील्ड में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, कैसा करियर रहेगा, उसके ऊपर अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंट्री कैसी लेना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या सैलरीज होती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर, कोर सेक्टर, करियर ऑप्शंस, कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में दो सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स मोर देन 51% है, उनको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे बीपीसीएल एचपीसीएल हो गया, एनटीपीसी वगैरह, बोलते सकते हो कि गवर्नमेंट की कंपनी, क्योंकि वहाँ पे जो भी है बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट के तरफ से ही लिए जाते हैं। और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, एक एक ग्रुप के द्वारा या एक आदमी के द्वारा जो भी कंपनी चलाई जाती है उसे प्राइवेट सेक्टर। कंपनी के पीछे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर में लिखे के नहीं रहेगा। हाँ, तो करियर ऑप्शन फॉर मैकेनिकल इन कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में आपके रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो प्राइवेट सेक्टर में कौन से मेन एरिया है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बड़ी इंडस्ट्रीज लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, अशोक लेलैंड, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आइसर वगैरह। एरोस्पेस में एरोस्पेस की कंपनी है, एयरबस, बोइंग वगैरह। पावर प्लांट्स है, अदानी, रिलायंस, टाटा, एसआर, बहुत सारे पावर प्लांट्स है। सीमेंट इंडस्ट्रीज है, अंबुजा, एसीसी वगैरह, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर काम कर सकते हैं। टर्बो मशीनरीज की कंपनी लाइक अपनी पंप्स की कंपनी होगी, टर्बाइंस की कंपनी होगी, कंप्रेसर की कंपनी होगी, कुछ वैक्यूम क्लीनर वगैरह की कंपनी होगी, वैक्यूम पंप्स की कंपनी कंपनी भी वैसी कंपनीज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऑयल कंपनीज है, ग्रीस बनाने वाली, ऑयल लुब्रिकेंट्स बनाने वाली कंपनीज। उसके बाद कुछ ऑटोमेशन रोबोटिक्स की कंपनी जैसे सीएनसी की कंपनी है जो ऑटोमेशन में काम करती है।
कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, डिजाइन, एनालिसिस एंड टेस्टिंग। वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, उनकी सर्विसेज ही दिखेंगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर में ये मेन कंपनीज है, इनके लाख कंपनीज है, इंडिया में लाख, सिर्फ मुंबई में लाख कंपनी है। तो ऐसे सेम पब्लिक सेक्टर में कंपनी, ये लिमिटेड है थोड़े, इसमें भी कैटेगरीज होती है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ऐसी पीएसयू में कैटेगरीज है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें गवर्नमेंट के शेयर्स होने के कारण इसमें मोस्ट ऑफ द डिसीजन इज टेकन बाय गवर्नमेंट, तो थोड़ा यहाँ पे जॉब सेफ होता है, सिक्योर रहता है, सैलरीज डिफाइंड रहती है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपको कभी भी निकाल सकते हैं, सैलरीज वगैरह का भी डिफाइंड नहीं रहता। लेकिन बड़े ग्रुप है जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बड़ी इंडस्ट्रीज, महिंद्रा वगैरह अच्छे काम करते हो तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। पब्लिक सेक्टर में तो आप गवर्नमेंट जॉब ही समझ के चलिए। तो इसमें एंट्री कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले पावर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कंपनी, ये कोर कंपनीज, सबसे बेस्ट तरीका है प्राइवेट सेक्टर में एंटर करने का, कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तो आपके कॉलेज, आपका कॉलेज भी अच्छा है, वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी विजिट करती है, तो आप ट्राई कीजिए कि कैंपस प्लेसमेंट थ्रू ही आप इंडस्ट्री में सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है एंटर करने का प्राइवेट सेक्टर में। अगर यहाँ से नहीं होता तो बाकी वे से जाने में थोड़ा स्ट्रगल्स है, थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी आएगी, वो कैंपस प्लेसमेंट से जो भी जाएगा उनको पैकेज डिफाइंड रहता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग, इंडक्शन प्रोग्राम ये डिफाइंड रहते हैं। तो ये फायदे अच्छे रहते हैं। उसके बाद आपको कैंपस में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी आती है, तो आप सेक्टर भी डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पावर में ही काम करना है, किसी का रहता है कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, किसी का रहता है कि मुझे स्टील में जाना है, तो आप वो चूज कर सकते हो। आप कॉम्पे ऑफ कैंपस, दूसरा है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में क्या होता है, बहुत सारे आप ऑफ कैंपस में कैसे जा सकते हो। एक तो आप कंपनी में जाके रिज्यूमे सबमिट करोगे, तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगी तब, लेकिन वो रिज्यूमे देने के बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्री बुलाएंगी नहीं, आपको कंसल्टेंसी थ्रू जाना पड़ेगा, उनको पैसे देना पड़ेगा, वो आपका इंटरव्यू अरेंज करा के देंगे, उसके बाद आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। उसके बाद क्या हो, कुछ नौकरी.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहाँ से आप रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको कॉल आ सकता है। तो एक जरिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको ज़्यादा, आप अगर जॉबलेस हो तो आपको यहाँ पे यानी ऑप्शंस कम मिल जाते कि आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि ऑटोमोबाइल ही चाहिए, यही चाहिए, जो टाइम पे मिला वो लेना पड़ता है कभी कभी। वहाँ पे सैलरी के लिए निगोशिएशन करने में भी आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। लेकिन आपका एक्सपीरियंस वगैरह आ जाए तो ये भी फील्ड अच्छी है, ऑफ कैंपस में भी आप स्विच करके जा सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये दूसरा तरीका था एंटर करने का। तीसरा तरीका इंटर्नशिप। अगर आपका बी बी होने के बाद कोई ट्रेनिंग करते हो, कोई प्रोजेक्ट करते हो या कोई इंटर्नशिप करते हो, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे आपको सिर्फ जॉब के लिए रख देती है, वहाँ से आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज लाइक कैड, कैम, सीएनसी, एनर्जी ऑडिट, पावर प्लांट। बहुत सारे मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल है, कैड, कैम, सीएनसी वगैरह। अगर ये कोर्सेज करते हो तो कोर्सेज जो एकेडमीज रहती है, वो आपको कैंपस प्लेसमेंट का एश्योरेंस देती है, और वो आप वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट की फैसिलिटी भी रहती है। वो एक तरीका है कि आप एंटर कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। ये सभी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में जाइए, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, पब्लिक में जाइए, तो आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ये चीजें आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए आएगी। बहुत सारे कंपटीशन रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, सिलेक्ट होंगे 100 में से 4-5 लोग।
सिलेक्ट होंगे 4-5 लोग, तो आप स्क्रीनिंग करना पड़ता है उनको, कंपनीज को फिल्टर, कुछ तो भी फिल्टर लगाना पड़ता है, उसके लिए वो टेस्ट लेते, लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद इंटरव्यू। तो ये हर इंडस्ट्री लेती है, टेक्निकल टेस्ट लेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी, ग्रुप डिस्कशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं लेती। हाँ, कुछ ज़्यादा कंपटीशन हो गई तो ग्रुप डिस्कशन भी ले सकते हैं। इंटरव्यू तो आपको हर जॉब में देना ही है, टेक्निकल एचआर। आपका अगर जॉब टेक्निकल है तो टेक्निकल, मैकेनिकल रिलेटेड है तो मैकेनिकल का इंटरव्यू देना पड़ेगा, नॉन मैकेनिकल है तो उसके रिलेटेड देना पड़ेगा। एचआर इंटरव्यू मीन्स आपके रिलेटेड टू हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, गोल्स, इसके ऊपर इंटरव्यू होता है, उसे एचआर इंटरव्यू बोला जाता है, सैलरी निगोशिएशन वगैरह। और बहुत बार प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट कोई इंडस्ट्री के काम में आ सकता है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट करके वो आपको प्लेसमेंट या सिलेक्शन दे सकते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर में एंट्री का एक जरिए। ये चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ भी हो जाए। एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इंटरव्यू तो देना है, उसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जा रहे हो तो इंग्लिश वगैरह में इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसकी तैयारी रखिए। प्रोजेक्ट भी अच्छा बनेंगे, उसका नॉलेज लेके रखिए। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में भी कोर के लिए सेल, भेल, राइट, एनटीपीसी, एनएफपीसी, ईआईएल, ईसीआईएल, ये बहुत सारी कंपनीज है। आपने नाम सुने होंगे, मणिरत्न, नवरत्न, महारत्न, सेल एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राइट रेलवे की पीएसयू है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कॉर्पोरेट है, टीएचडीसी टेहरी, ईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ऑयल सेक्टर की तो आपको पता ही है, आईओसी, एचपीसीएल, ईएल। तो ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है। यहाँ पे पैकेजेस बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट 15 से 18 लाख तक पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज। और यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी है। तो सबसे बेस्ट टेक्निकल जॉब करना है मैकेनिकल के लिए तो पब्लिक सेक्टर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि पैकेजेस अच्छे एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में अच्छे पैकेजेस है, और ग्रोथ जो भी है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलती है, जीआर के हिसाब से चलता है। तो आपका जॉब भी सेफ रहता है। डिसएडवांटेज क्या है पब्लिक सेक्टर में? इनकी पोस्टिंग है रिमोट लोकेशन पे रहती है। जैसे ऑयल, आईओसीएल क्या सिटी में रहेगा, सिर्फ वो उनके बिजनेस ऑफिसेस वगैरह रहेंगे। एनटीपी एनटीपीसी हो गया, पावर प्लांट सिटी में नहीं रह सकता। एनएचपीसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो डैम पे ही रहेगा। सेल है, स्टील की कंपनियों को ये तो भी माइंस के पास वगैरह रहेगी, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है कि सिटी से दूर रहता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी है, ईसीएल हो गया, ईएल हो गया, ये सिटी में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये सिटी में, मुंबई और नासिक वगैरह में। तो पब्लिक सेक्टर में हाउ टू एंटर इन पब्लिक सेक्टर, तो सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे बड़ा एंट्री लेवल है गेट एग्जामिनेशन। 2012 से ऑलमोस्ट 90% पीएसयू ने तो गेट थ्रू ही पीएसयू में एंट्री लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपना टाइम बचाना चाहता है, एग्जाम नहीं लेना चाहते। उसके पहले क्या होता था, 2012 के सभी पीएसयू अपना अलग अलग सेपरेट एग्जाम लेती थी। लेकिन 2012 के बाद बहुत सारे एग्जाम्स गेट थ्रू, पीएसयू गेट थ्रू ही लेती है। तो गेट, आपको पीएसयू में जाना तो गेट के लिए अपीयर होना पड़ेगा। आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में हो या इंजीनियर हो चुके तो आप गेट के लिए अपीयर हो सकते हो। तो एक तरीका है। उसके बाद जो पीएसयू गेट थ्रू नहीं होती तो उनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, लाइक ओएनजीसी हो गया, डिप्लोमा लेवल पे होती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, पीजीसीएल है, सीडैक हो गया, हाल हो गया, ईसीएल। ये कम पीएसयू जो अपनी खुद की एग्जाम लेती है। अगर गेट नहीं हुआ आपसे तो ये एग्जाम का अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप ये दे सकते हो, यहाँ से आप जा सकते हो। तो ये भी टेक्निकल, उनका पूरा सिलेबस क्या रहेगा, वो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, वो एडवर्टाइजमेंट में दिया रहेगा। उसके बाद थर्ड वे है कैंपस प्लेसमेंट, कॉलेजेस लाइक आईआईटी, एनआईटी। पहले बहुत सारे आईआईटी, एनआईटी में पीएसयू जाती थी, अभी तो कम हो गया। लेकिन कुछ कॉलेजेस है जैसे एनआईटी रायपुर हो गया, आईआईएसएफ धनबाद हो गया, वहाँ पे वो कोल इंडिया लिमिटेड हो गए, अभी भी जाती है, लेकिन चांसेस कम है। तो पब्लिक सेक्टर के लिए क्या प्रिपेयर करना है आपको? गेट करना है या पीएसयू एग्जाम्स के। इसमें एलिजिबिलिटी थोड़ी टाइट होती है,
गेट में आपको 1000 के बिलो ही रैंक लाना पड़ता है। डिग्री में आपकी परसेंटेज 65% एंड अबव की डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा कम है, 28 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो। ये मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन के लिए थोड़े रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो ये है एंट्री पॉइंट फॉर पब्लिक सेक्टर। दूसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर यानी क्या? एवरीथिंग इज डन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहले बात करेंगे नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स की। आप बोलोगे क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात चल रही है, अभी नॉन इंजीनियरिंग क्या होगी? ये करियर ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। आप नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। तो सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन है। सिविल सर्विस आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज सुना होगा, आईपीएस आईएफएस आईआरएस वगैरह बनते हैं। तो वहाँ पे भी उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या काम आएगा? आप मेंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फायदा होगा। सेम अभी मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो एमपीएससी की एग्जाम होती है, उसे महाराष्ट्र एमपीएससी राज्य सेवा बोलते हैं। तो वहाँ से इसके थोड़ा जस्ट एक रैंक नीचे की पोस्ट मिलती है, डीवाईएसपी, डेप्यूटी कलेक्टर, एसपीआई, तहसीलदार, असिस्टेंट आरटीओ, ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, ऐसे पोस्ट मिलते हैं। वो भी अच्छी पोस्ट रहती है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभी रोल नहीं रहा, सब कुछ जनरल सिलेबस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह। ये गवर्नमेंट जॉब की। उसके बाद बात करूंगा मैं गवर्नमेंट सेक्टर में इंजीनियरिंग की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना है तो आपको एंट्री लेवल क्या है? यूपीएससी। और दूसरा होता है एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और रेलवे वगैरह में जाना है तो आरआरबी। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी जॉब पे जाना है, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आईईएस बोलते हैं अभी इसको, इंजीनियरिंग सर्विस है। वहाँ से आप रेलवेज में जा सकते हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जा सकते हो, सीडब्ल्यूसी में जा सकते हो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। एसएससी थ्रू भी ये सभी सर्विसेज में जा सकते हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कुछ एग्जाम खुद की कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे जा सकते हो। आरआरबी से आप जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शनल इंजीनियर की पोस्ट पे जा सकते हो रेलवेज में। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट में एक महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, वैसे महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विस है। वहाँ से आप वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इरिगेशन में जा सकते हो, पीडब्ल्यूडी में जा सकते हो, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में जा सकते हो। आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लेक्चरर बन सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो, एमपीएससी मैकेनिकल के लिए एग्जाम देके, टेक्निकल एग्जाम देके आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हो, आरटीओ डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में उसके जॉब्स है। तो स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा, जिस ये सभी एग्जाम्स मैंने क्लियर किए। आरटीओ असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एक बनती है, क्लास 3 की पोस्ट है, इक्विवेलेंट टू क्लास 2 समझ लीजिए। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, एमपीएससी टेक्निकल एग्जाम देके, इंजीनियरिंग की देके। उसमें दो पोस्ट होती है, असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2, डेप्यूटी इंजीनियर क्लास 1, दोनों के लिए एग्जाम निकलती है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सेम एग्जाम से होता है। आईटीओ कॉलेज में प्रिंसिपल बन सकते हो एमपीएससी देके। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर बन सकते हो एमपीएससी मैकेनिकल देके। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है, क्लास 1 जॉब मिलती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है आपको, नॉन एमपीएससी, एमपीएससी के अलावा दूसरी जॉब कौन सी? डीएमसी हो गया, मुंबई के एमएनसी, वहाँ पे सब इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलती है। महाजन को जो एमएससीबी है महाराष्ट्र में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ पे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। महानगर पालिका नगर परिषद में भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है। एमआईडीसी में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकलती है। ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज है गवर्नमेंट सेक्टर में, कंप्लीटली गवर्नमेंट। यहाँ पे सैलरी थोड़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू पीएसयू, लेकिन यहाँ पे फुल्ली गवर्नमेंट होने के कारण जॉब ज़्यादा सिक्योर्ड है। अ, यहाँ पे पीएसयू के जरा रिमोट लोकेशन पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिटी में पोस्टिंग मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग मिलेगी। एक काम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस टेक्निकल दोनों भी रहेगा, क्योंकि कम्प्लीटली गवर्नमेंट जॉब होने के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम करना है आपको, टेक्निकल भी काम करना है। तो ये बेटर है। अच्छा,
वर्क कल्चर रहता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में मैकेनिकल के लिए क्या बोलोगे? ये तो नॉन कोर हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी कुछ मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे भी आप करियर बना सकते हो, और कुछ नॉन मैकेनिकल के। सबसे पहले तो मैं मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करूंगा। आपने कैड जो डिजाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, कैड सॉफ्टवेयर बोलते हैं उनको, कटिया, सॉलिड वर्क्स, क्रियो, यूजी ग्राफिक्स। अगर ये सॉफ्टवेयर करते हो आप, तो आपको डिजाइन के ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग वगैरह वाली कंपनी, डिजाइन की कंपनी आपको हायर कर सकती है। उसके बाद उसकी एडवांस लेवल जाते हो तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, एनसिस सॉफ्टवेयर। इसमें स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रेन एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, टेम्परेचर एनालिसिस, वेलोसिटी एनालिसिस, ये चीज़ यहाँ पे करने को, तो ये डिजाइन का एक पार्ट ही है। तो आप डिजाइन के कोर्सेज करके आप डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो सॉफ्टवेयर यूज करके। कैड सीएफडी सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। एनसिस सीएफएक्स में किया जाता है कुछ, गैम्बिट वगैरह के सॉफ्टवेयर से। जो सीएफडी में केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत काम करते हैं फाइनाइट वॉल्यूम मेथड में। तो ये सॉफ्टवेयर पढ़ोगे तो डिजाइन में बहुत काम आएगा, कुछ एचवीएसी के हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर पढ़ना है, क्योंकि ये टूल्स है। मैकेनिकल की जो भी इनपुट डेटा लेके करना पड़ता है, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर ही कर सकता है। तो इसलिए मैकेनिकल की सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो आप सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हो और मैकेनिकल को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ये फील्ड अच्छी है आपके लिए। यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर जैसा आपको स्टेटस भी मिलेगा, सैलरी पैकेजेस भी यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। और दूसरा सॉफ्टवेयर है वो नॉन मैकेनिकल। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहेगा। सी प्लस प्लस, मैटलैब, पाइथन, जावा, डॉट नेट, ऐसे आपके लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के डाटा साइंस एनालिसिस, सीडैक, एमएस एक्सेल। एक सैप करके है, सैप मैकेनिकल का भी होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग मेंटेनेंस मॉड्यूल रहते हैं सैप में। मैकेनिकल के लिए भी है, नॉन मैकेनिकल के लिए भी। तो ये नॉन मैकेनिकल की, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें पैकेजेस आज के डेट में बहुत ज्यादा पैकेज है आईटी इंडस्ट्रीज में एज कम्पेयर टू कोर इंडस्ट्री। और ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। तो ये बाय मनी पर्पज दिस इज वेरी गुड ऑप्शन सॉफ्टवेयर में। तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ के कुछ कोर्सेज करके आप इसमें भी जा सकते हो। अगर आपको पैसा ही कमाना है और बड़े मेट्रो सिटीज में रहना ही है, तो आप ये ऑप्शन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भूलना पड़ेगा या आपको नया सीखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसके बाद रिसर्च। रिसर्च बोले तो क्या, रिसर्च बोले तो क्या, एक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनना है आपको, तो साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले तो एमटेक पीएचडी वाला ऑप्शन है, दूसरा साइंटिस्ट वाला। एमटेक पीएचडी, अगर आपको सच में रिसर्च करना है, कुछ तो भी करना है, कुछ नए चीजें ढूंढ के लाना है, कुछ नए प्रोसेसेस डिजाइन करना है, कुछ नया मटेरियल ढूंढ के फाइंड आउट करना है, तो रिसर्च फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, एमटेक वगैरह बड़े कॉलेज से कर कीजिए, आईआईटी, आईआईसी, जेआईटी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप गेट थ्रू एमटेक कर सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो तो जीआरई प्रोफाइल देना पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड वगैरह में जा सकते हो। अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में जाना है तो आपको आईएलटीएस वगैरह जैसी एग्जाम देनी पड़ेगी। यहाँ पे एमटेक करने के बाद तो आप रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बनोगे, आप एमटेक के बाद किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो। उसके बाद अलोंग विद टीचिंग जॉब यू कैन डू पीएचडी। तो पीएचडी होने के बाद आपको डॉक्टर डिग्री मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा, तो आप बोल सकते हो कि आप साइंटिस्ट लेवल पे जा रहे हो। उसमें आपको बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के जर्नल्स में आपके रिसर्च को पब्लिश करने को मिलेगा, पेपर्स पब्लिश करना पड़ता है उसमें। अगर एमटेक होने के बाद अगर आपको रिसर्च ही करना है तो पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी आपका एमटेक के जो भी है पॉइंटर उसके ऊपर, और उसके बाद इंटरव्यू होगा आईआईटी, जेएनआईटी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, आप पीएचडी कर सकते हो। एमटेक और पीएचडी का फायदा क्या है? एमटेक करते समय 12,600 रुपये आज के डेट में, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो तो स्टाइपेंड मिलता है। तो इसमें अर्निंग भी होती है, लर्निंग भी होती है, आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल जाता है।
पीएचडी करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 30 से 40 हजार का स्टाइपेंड मिल जाता है। एग्जैक्ट हर कॉलेज का अलग अलग रहता है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड है। इसमें अर्निंग भी होती है, लर्निंग भी होती है, और आपको अगर साइंटिस्ट ही बनना है तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, एंट्री लेवल। दूसरे एंट्री लेवल क्या साइंटिस्ट के लिए, जैसे और ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडी हो गया, नाल हो गया, बार्क हो गया, इनकी डायरेक्ट आफ्टर बी बीटेक आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन दिखेगी, एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, या कुछ बार्क वगैरह गेट थ्रू भी लेते हो, तो स्पेशल रिक्रूटमेंट बाय अबव ऑर्गेनाइजेशन। आप इनकी एग्जाम दीजिए, एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू की कॉल आने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको साइंटिफिक साइंटिस्ट ग्रेड बी वगैरह की पोस्ट मिल जाती है। उसमें आपको तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है इंडिया में साइंटिस्ट को। पूरी फैसिलिटीज, रिसर्च फैसिलिटीज, जो भी है सब फैसिलिटी मिलती है, अच्छी लाइफ है, सब कुछ है। तो ये भी एज ए करियर ऑप्शन आप साइंटिस्ट करके सिलेक्ट कर सकते हो। मान सम्मान पैसा सब मिलेगा, और आप कंट्री के लिए भी कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। लाइक आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, बहुत बड़ा मिसाइल्स वगैरह जो भी दिए, उनका नाम हुआ, इसे आप साइंटिस्ट बन के कर सकते हो। उसके बाद स्पेशलाइजेशन इन एम एम टेक, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, या एम ई एम टेक करना है, या टीचिंग फील्ड में जाना है। टीचिंग फील्ड में भी क्या होता है, एम टेक की डिग्री मिनिमम होना चाहिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए। आपको एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी वगैरह भी मस्ट है। तो सबसे पहले आपको एमटेक को एमई करना है, तो ये स्पेशलाइजेशन होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है स्पेशलाइजेशन के लिए। थर्मल एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, मटेरियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कैड कैम, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में इनके नाम थोड़े चेंज होते हैं। किसी कॉलेज में थर्मल को हीट एंड पावर बोलते हैं, मशीन डिजाइन को कोई मशीन डिजाइन, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन बोलता है, कोई प्रोडक्ट डिजाइन बोलता है। तो ये आप जब भी एडमिशन लोगे एमटेक वगैरह में, तो उनका सिलेबस चेक कर लीजिए। सिलेबस के हिसाब से आप एडमिशन लीजिए, और स्कोप भी चेक कर लीजिए, प्लेसमेंट भी चेक कर लीजिए। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट करियर ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या कर सकते हो, देखो ये तो मैंने मेजर एरियाज लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। इससे भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं ऑप्शंस, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो दो सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप कॉन्ट्रैक्टरशिप कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ मटेरियल लगता है, तो डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकते वहाँ के लोग। बहुत सारी मशीनरी जो होती है गवर्नमेंट के पास होती है, प्राइवेट वालों के पास, तो मशीनरी का कुछ ना कुछ रिपेयर निकलता है। कभी कोई मशीनरी परचेस करनी पड़ती है, तो अकेला आदमी, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद हर काम नहीं कर सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट निकालती है कि ये सप्लायर हमें सप्लाई करेगा, ये आदमी हमें ये सर्विस सप्लाई करेगा। तो वैसे आप काम कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड, मशीन रिलेटेड। बहुत सारे गवर्नमेंट में भी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, लाइक लाइक महाजिनको वगैरह, नगर परिषद में मैकेनिकल के काम निकलते। तो आप कॉन्ट्रैक्टर बन के भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अच्छा काम कर सकते हो। आपका खुद का बिजनेस रहेगा, आपके पास लोग काम कर सकते हैं, आपके नीचे डिप्लोमा लेवल के इंजीनियर काम कर सकते हैं, आईटी वाले काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद कंसल्टेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ गया किसी फील्ड में अच्छा, तो आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हर हर इंडस्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट नहीं रहते। उनको कुछ कहीं पे प्रोजेक्ट रुक गया, कुछ हो गया, तो उनको सर्विसेज लगती है, स्पेशलाइज पर्सन लगते हैं, तो वो कंसल्टेंसी से बात कर लेते हैं, उनको सर्विस मांगते हैं, तो उस टाइम आप कंसल्टेंसी के काम कर सकते हो। तो आप अपना, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ डिजाइन में कंसल्टेंसी हो सकती है, आपकी एनर्जी ऑडिट में हो सकती है, कुछ मशीनरी के एस्टिमेशन में, मशीनरी के लेआउट वगैरह डालने के लिए कंसल्टेंसी दे सकते हो। डिजाइनर, डिजाइनर प्रोजेक्ट की डिजाइन, मशीन की डिजाइन, कोई लेआउट डिजाइन, कोई सिस्टम की डिजाइन, तो ऐसे भी डिजाइन के काम कर सकते हो।
उसके बाद है ट्यूशन क्लासेस, इंजीनियरिंग के क्लासेस ले सकते हो गेट के, आईईएस के। ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्लासेस ले रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको आना ही चाहिए। तो ये फील्ड में भी अच्छा पैसा है। आजकल तो टीचिंग फील्ड यानी एजुकेशन फील्ड बहुत बूम में चल रही है, तो यहाँ पे करियर ऑप्शन अच्छे है। उसके बाद आईआईटी जेडबल नीट, जो फिजिक्स या मैथमेटिक्स में किसी को इंटरेस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारा फिजिक्स होता है, तो वो आप ये क्लासेस में भी पढ़ा सकते हो। यहाँ पे भी अच्छा लाइफ स्टाइल है, अच्छा पैसा है। अच्छा, तो ये भी अच्छा करियर ऑप्शन है। कुछ वर्कशॉप ओपन कर सकते हो, आपने देखा होगा कुछ लेथ मशीन लगा के, वेल्डिंग मशीन लगा के, शेपर ड्रिलिंग मशीन लगा के कुछ वर्कशॉप है। शीट मेटल के काम करते, कोई कूलर बनाता है, कोई अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाता है, थ्रेशर्स बनाता है, हार्वेस्टर बनाता है, कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली बनाता है, कोई डैम के गेट्स वगैरह के काम करता है, कोई शटर के रोलिंग शटर के काम कर सकता है। दिखता है वो बहुत मैकेनिक वाला काम, लेकिन अच्छा पैसा, बहुत अच्छे वहाँ पे भी इंजीनियरिंग के इन्वेंशन करके आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। सोसाइटी के भी काम में आएगा, आप भी एक एंटरप्राइजर, एक इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हो। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा प्रोसेसेस समझना पड़ेगा। टेस्टिंग लैब्स आपने देखा होगा कि वेल्डिंग टेस्टिंग रहती है, कास्टिंग की टेस्टिंग होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो उसमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग लाइक एक्सरे, गामा रेज, तो ये टेस्टिंग के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना पड़ता है। कि कोई भी कंपनी बोलती है कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो बाहर से हम टेस्टिंग करवाएंगे, तो वो टेस्टिंग लैब्स वालों को बुलाते हैं। कुछ कैलिब्रेशन होते हैं टूल्स वगैरह के, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के, उसके भी लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है, तो ये भी काम कर सकती है। उनके सर्टिफिकेशन कोर्सेस रहते, लेवल्स रहते 1 2 3, वो आपने कर लिए तो वहाँ पे भी आपको करियर का स्कोप है। कुछ क्वालिटी कंट्रोल के भी सर्टिफिकेट्स है, वो भी कर लिए तो आपको वहाँ पे भी स्कोप है। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। तो इसके उसकी इसके बावजूद भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मुझे इतना पता है। और कुछ चीजें, कुछ कोर्सेस है, एचवीएसी रेफ्रिजरेशन वगैरह के, आज की डेट में आइस प्लांट रेफ्रिजरेशन वगैरह का बिजनेस ज्यादा चल रहा है, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी बिजनेस सर्विस वगैरह देना। नेक्स्ट फील्ड है मैनेजमेंट। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद भी आपको मैकेनिकल प्लस मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजरियल पोस्ट में काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाना है, तो आप एमबीए या पीजीडीबीएम कोर्सेज कर सकते हैं। एमबीए फ्रॉम कॉलेजेस लाइक आईआईएम्स, एमबीए इन अदर यूनिवर्सिटीज। इसके लिए आपको कैड मैड जैप स्नैप जीआरई देना पड़ सकता है। पीजीडीबीएम मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, कॉलेजेस लाइक नीटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या देना पड़ सकता है, गेट। गेट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी जा सकते हो। मैनेजमेंट फील्ड में बड़े कॉलेज से आप एमबीए करते हो, आईआईएम से, सिम्बॉयसिस से, नीति से, पैकेजेस अच्छे मिल जाते हैं, नेम एंड फेम मिलता है, कंपनी में अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मिलती है, प्रमोशन फास्ट होते हैं। तो ये कॉलेज देख के जाइए आप, अच्छी फील्ड है, मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, ये भी करियर अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, करियर सिलेक्ट करते समय आपको कुछ पॉइंट्स नोट करना है। आप प्रीफर करिए, प्रीफर वर्किंग इन कोर सेक्टर्स बिकॉज यू हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। some students do mtech, so they spend 2 more years, so you have spent 4 to 6 years in mechanical engineering. So why to work in other area? Prefer working in core sector, you will get satisfaction, you will get clarity on your work. रीड एम्प्लॉयमेंट न्यूज रेगुलरली, कुछ भी हो जाए, आप एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ते रहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस मिलते जाएंगे, क्या क्या अवेलेबल है, आपकी एलिजिबिलिटी किस जॉब के लिए, और मार्केट में किसको कितनी सैलरी मिल रही है। वहाँ से आप अपना करियर भी स्विच कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं चल रहे करियर करंट जॉब में। तो बी मेंबर ऑफ एसोसिएशन इंस्टीट्यूट इन मैकेनिकल एरिया, आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो हो रही है कि आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, करोगे तो आप यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ। सो
बी मेंबर ऑफ एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, न्यूज़पेपर पढ़िए, जर्नल्स पढ़िए मैकेनिकल रिलेटेड, और अपनी लर्निंग जारी रखिए, तो ही आप अच्छा करियर आप डेवलप कर पाओगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो यूपीएससी एमपीएससी में, तो वेबसाइट चेक करते रहिए आप। एडवर्टाइजमेंट में कौन सी पोस्ट निकली है, क्या निकली है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये चेक करते रहिए। सिलेबस चेक करते रहिए। आपका अगर हो सकता है आपको, आप फिट बैठते हो और आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा करियर मिल सकता है। मार्क्स डज नॉट मीन नॉलेज ऑलवेज। देखिए, मार्क्स मीन्स आपका डेटा होता है इसमें, ये डेटा के ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते। डेटा यानी क्या, रॉ डेटा है, अनऑर्गेनाइज डेटा, इंफॉर्मेशन। उस डेटा को आपने ऑर्गेनाइज किया, प्रोसेस किया, तो वो बन जाती इंफॉर्मेशन, यानी एक पद्धति स्ट्रक्चर में रहते। और वो इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने आपकी खुद के ओपिनियंस लगाए, कि दूसरे लोगों के ओपिनियंस लगाए, नॉलेज आपने एक्सपीरियंसेस उसके साथ अटैच कर लिए, तो वो बन जाता है नॉलेज। और नॉलेज मिल गई आपके पास, और इंफॉर्मेशन भी है, तो ये दोनों मिला के आप डिसीजंस ले पाते। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आपके करियर का डिसीजन आज गलत हो गया, तो आपको लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसलिए आप राइट टाइम राइट डिसीजन ले लीजिए। तो उसके लिए आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। आप डिसीजन इतने भी लेट मत लीजिए। राइट डिसीजन अगर लेट लेते हो तो वो भी गलत हो जाते, और गलत डिसीजन तो हमेशा गलत होगे। बाद में बोलते हो कि मेरा नसीब खराब थे, मेरे लक में ही नहीं है। नहीं, वो आपका लक खराब नहीं है, आपके नसीब खराब नहीं है, आपके डिसीजन मेकिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप राइट डिसीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके साथ उसके बाद आपको अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के साथ मिल के, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस लेके, उनके ओपिनियंस लेके, आपको ये तीनों मिला के आपको डिसीजन पे पहुंचना है। तो इसलिए मार्क्स डज नॉट मीन नॉलेज ऑलवेज। जो बहुत टॉपर था उसका ही आपने उसने बोल दिया वही मत सुनो। आप एक्सपीरियंसेस लो इंडस्ट्रीज के लोगों के, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उनकी एक्सपीरियंस लो, उनके ओपिनियंस लो, उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन बनाओ, उसके बाद डिसीजन लो, और क्विक लीजिए डिसीजन। विच फील्ड शुड आई ज्वाइन। देखिए, मैं आपको कोई फील्ड, मैंने आपको ना किसी फील्ड में जाने के लिए बोला, ना आपको मैंने सॉफ्टवेयर में जाने के लिए बोला, ना मैनेजमेंट में, ना यूपीएससी एमपीएससी के लिए। इसका आंसर आपको ही देना है। जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू योर माइंड, व्हाट यू वांट टू बी आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ। कंसिडर योर कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। डोंट अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ। योर आंसर विल बी योर करियर। देखिए, आज के बाद, अब 10 साल के बाद क्या आप चाहते हो, कहाँ पे रहना चाहते हो? आपको पैसा ज्यादा चाहिए, या आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, या क्या चाहिए? आप वो डिफाइन कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। बहुत लोगों को पैसा ही चाहिए, तो उनको पैसे वाली फील्ड आपको ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आपको सॉफ्टवेयर में ज़्यादा पैकेजेस मिलते हैं, पीएसयू में ज़्यादा पैकेजेस मिलते हैं, गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा पैकेजेस मिलते हैं, तो आपको उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा। कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि मैं घर के पास रहूँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, तो घर के पास जो भी इंडस्ट्री मिलती है, जो भी जॉब करता है, उसके लिए वो प्रिपरेशन करेगा। किसी का इंटरेस्ट होता है कि मैं फॉरेन में घूमूं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाऊँ, उधर ही सेटल हो जाऊँ, यूएसए वगैरह में, तो उसको जीआरई वगैरह की एग्जाम देना पड़ेगा, उधर का एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसा आप व्हाट यू वांट टू बी आफ्टर 10 years और 15 years ये डिसाइड कर लीजिए। आपको अपने कैपेबिलिटीज और लिमिटेशन आपको पता करना पड़ेगा, कि आप किस एरिया में स्ट्रांग हो। आपको टेक्निकल फील्ड कितनी जमती है, मैकेनिकल के सब्जेक्ट कौन से जमते हैं आपको। अगर आपको इंटरेस्ट थर्मल में है और आप जा रहे हो मटेरियल साइंस में, तो भी गलत हो जाता है। आपको आपकी पर्सनालिटी में ये नहीं लगता कि मैं ग्रुप डिस्कशन में या इंटरव्यू में या इंग्लिश में अच्छा बोल सकता हूँ, और आप बोलते हो कि मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो वो भी गलत हो सकता है। तो आप खुद की लिमिटेशंस देखिए, कैपेबिलिटीज देखिए। आप खुद को अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए और ओवर एस्टिमेट भी मत कीजिए। अंडर एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा, कि आप बहुत बड़ी चीजें आप अचीव कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे। और ओवर एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा, छोटी चीजों को भी आप इतना
आप छोटा समझोगे कि उसको भी आप बराबर नहीं करोगे। और कॉन्फिडेंस में, और कॉन्फिडेंस आपको हर एग्जाम में फेल करेगा, इसलिए ओवर एस्टिमेट भी मत कीजिए। योर आंसर विल बी योर करियर। देखिए, God has created very honorable place for everybody. Your job is to just search it. Unfortunately, most people don't approach in right direction. इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को कुछ तो भी हेल्प मिले मेरा एक्सपीरियंस की, मेरा नॉलेज की, इसलिए ये वीडियो बनाया। अभी आपका काम है कि आपको सर्च करना है बेस्ड ऑन दिस हैक डेटा एंड एक्सपीरियंस लाइन ऑफ साइट। देखिए, आप आज के डेट में यहाँ पे हो, और आप देख रहे हो ये वाला यहाँ पे लाइन ऑफ साइट यहाँ पे आ गई। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे आने, यहाँ पे आ गए। बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद यहाँ तक आने पे समय आपकी लाइन ऑफ साइट ऊपर जाती है। बाद में जब धीरे धीरे टाइम जाता है तो आप आगे देखते हो, अल्टीमेट एम ये रहता है। लेकिन क्यों ना आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ देखो अल्टीमेट एम पे। इसलिए ब्रॉड विजन रखिए आप। आईपीएस और पीएसआई की एक स्टोरी है कि एक गांव में एक लड़का आईपीएस बनता है। गांव में उसका स्वागत वगैरह होता है, तो कुछ लोग पूछते हैं उसको, आईपीएस तो बन गया लेकिन अभी फौजदार कब बनेगा। क्योंकि लोगों को इतना भी मालूम नहीं रहता कि आईपीएस के अंदर बहुत सारे पीएसआई होते, बहुत सारे फौजदार होते। तो आप वैसे एनवायरनमेंट में भी मत रहिए। बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स मीन्स आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के जो भी रोल मॉडल्स हैं उनके साथ बातें कीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लेते जाइए, उनके स्पीचेस पढ़िए, उनके एक्सपीरियंसेस देखिए, इंटरेक्ट विद अदर्स। आप लोगों के साथ शेयर करोगे आपका गोल, तो वो हेल्प करेंगे आपको अचीव करने, आपका गोल अचीव करने में। ऐसे डायरेक्टली हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपको नेगेटिव्स बताएंगे उस जॉब की, कुछ लोग पॉजिटिव्स बताएंगे। तो दोनों भी डूज एंड डोंट्स आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, आपके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो पूछिए। बहुत सारे लोग आपको मदद करने के लिए बैठे, आपको पूछना पड़ेगा। आप ऐसे बिना पूछे रहोगे तो कोई बताएगा नहीं। इसलिए डेफिनेटली कोई भी मदद करेगा, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे लेकिन बहुत सारे लोग भी है कि वो आपको मदद करेंगे। When you achieve something, you will face some challenge, and again you have to achieve success. Challenges आते रहेंगे लाइफ में। आप जैसे जैसे चैलेंजेस को, हर्डल्स को पास करोगे तो बड़ा चैलेंज भी आप एक्सेप्ट कर पाओगे। जीत हो या हार, रहो तैयार। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेरा मैं व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब पे मेरा नंबर डाल दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।